वेलकम टू रोशनी निज़ामी क्लासेस। आज हम बीए सेकेंड ईयर का मैकबेथ ड्रामा का सभी रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट देखने वाले हैं, जिसमें से मैंने एक दो पहले बता चुकी हूँ। और अब हम देखेंगे कि सबसे इम्पॉर्टेंट एक रेफरेंस है फेयर इज़ फाउल एंड फाउल इज़ फेयर वाला, जो कि एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जा रहा है। बच्चे इस पर रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट बना नहीं पा रहे हैं, इसमें बहुत कन्फ्यूज़ हैं। तो चलिए आज उसको हम लोग क्लियर करते हैं। तो फेयर इज़ फाउल एंड फाउल इज़ फेयर पर एक क्वेश्चन भी पूछा गया था और उसी पे रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट भी हमको करना है, तो दोनों हम एक ही में कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, उसे आप लोग पढ़ लीजिएगा कि फेयर इज़ फाउल एंड फाउल इज़ फेयर में की नोट एक बताना है। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन हम लोग लिख लेंगे इस तरह जिससे लिखा हुआ है। देखिए आज मैं 2-3 बताने वाली हूँ, इसलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहे, आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा। थोड़ा सा मैं आप लोग को बता देती हूँ, ज़्यादा डीपली नहीं समझाऊँगी। तो इसमें देखिए द फ्रेज फेयर इज़ फाउल एंड फाउल इज़ फेयर लिया गया एक्ट 1 सीन 1 से। ये चीज़ अब जरूर लिखी किस एक्ट से किस सीन से लिया गया है। और इसको जो वो विचेस हैं वो गाती रहती हैं। एंड ये नावल के ड्रामा की शुरुआत में ही रहता है, शेक्सपियर ने लिखा रहता है। और इसमें बोला जा रहा है, देखिए जो अंडरलाइन वाली लाइन है उसको ज़रूर पढ़ लीजिए। व्हाट इज़ कंसिडर्ड गुड is in the fact bad and what is considered bad is actually good। यानी जो चीज़ बुरी दिख रही है वो चीज़ अच्छी है और जो चीज़ अच्छी दिख रही है वो चीज़ बुरी है, ये बताना चाह रही हैं चुड़ैलें अपने सॉन्ग में। ठीक, मेन मतलब तो इसका यही है। तो ये तो आंसर हो रहा है और नीचे फिर उसकी समरी पूरी मैंने दी है कैसे ये है, फिर कोटेशन उसी का। तो आपको इसी तरह आपका रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट भी इसका कर लेना है। जो इंट्रोडक्शन है उसको आप लोग को वो इंट्रोडक्शन ही बताना है, उसमें रेफरेंस बताना है, फिर कॉन्टेक्स्ट इसकी समरी मतलब क्या उसमें जो बुरा है वो अच्छा है, जो अच्छा है वो बुरा, ये बताना है। एक्सप्लेनेशन जो ये लिखा हुआ है और एक कंक्लूज़न आपको लिख देना है कि आपको इससे क्या समझ में आया। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका क्वेश्चन का आंसर भी हो गया, रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट भी हो गया। अब दूसरा हम लोग देख लेते हैं, इफ़ यू कैन योर हेड। देखिए अब पूरा तो मैं आपको नहीं बता पाऊँगी कौन कौन सा ये रेफरेंस ये पैसेज लिया गया है कहाँ से, आप लोग देख लीजिएगा। ये शायद 2019 के पेपर का है, इसका मैं आपको बता देती हूँ। जो बैंकों विचेस से सवाल करता है कि अगर तुम जानती हो कि भविष्य में क्या होने वाला है तो मुझे प्लीज़ बताओ। ये है, इफ़ यू कैन लुक इनटू द सीड्स ऑफ द टाइम एंड से विच ग्रेन विल ग्रो। कि अगर तुम देख सकती हो कि भविष्य में कौन सा बीज उगने वाला है तो मुझे बताओ। बीज उगने वाला है मतलब कि भविष्य में क्या होने वाला है मेरे साथ। कि फिर वो बताती है कि मैकबेथ राजा बनेगा, तो तुम तो राजा नहीं बनोगे, तुम्हारी पीढ़ियाँ राजा बनेंगी, ऐसा ऐसा बताती है। तो ये बैंक को पहले उनसे क्वेश्चन करता है, क्योंकि वो चुड़ैलें जो है बार बार उससे मैकबेथ के बारे में बताती हैं, तो बहुत ही ज़्यादा ब्रेवनेस पूछता है कि मेरे बारे में भी तुम बताओ अगर तुम जानती हो भविष्य के बारे में तो। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको यहाँ पे सारे रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड हो रहे हैं, तो आपको कहीं पर भी ये नहीं मिलेंगे। तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, बहुत सपोर्ट करिए। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। तो ऐसे आप रेफरेंस लिख लीजिए, इसमें दिया हुआ है। देखिए एक्ट 1 सीन 3 से दिया है, विलियम शेक्सपियर ने लिखा है और कॉन्टेक्स्ट भी दिया हुआ है। कॉन्टेक्स्ट में देखिए, बैंको आस्क क्वेश्चन द विचेस, डू यू नो अबाउट द फ्यूचर देन यू कॉल मी। ओके, सिंपल जो मैंने बताया था आपको। फिर एक्सप्लेनेशन आप ये पढ़ लीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। फिर एक क्रिटिकल नोट हमने लिख दिया है। 3-4 पॉइंट में आपका रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए, इसलिए इतना बहुत है। क्योंकि देखिए मैटर छोटा लिखेंगे आप, ये मत सोचिए कि मैं छोटा लिख रहा हूँ तो कम नंबर मिलेगा, नहीं, छोटा लिखिए लेकिन अच्छा लिखिए। बहुत ज़्यादा भी जो लिख कर आ जाता है इंग्लिश लिटरेचर में उसको ये नहीं है कि ज़्यादा अच्छा नंबर मिल जाए, ऐसा कुछ नहीं है। आपको अच्छी चीज़ लिखनी है बस। क्रिटिकल नोट है, द आयरनी ऑफ गिविंग अर्लियर सीड्स लाइक एंड नाउ क्या लिखा हुआ है, हैवेस्ट। लाइन टू बैंको इज़ दैट दिस एक्सप्रेशन सिम्बलाइज। तो यानी कि यहाँ पर आयरनी का यूज़ हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर सीड्स से वो किया जा रहा है कंपैरिजन कि अगर तुम भविष्य के बारे में जानती हो तो मुझे बताओ। तो क्या भविष्य में कौन सा बीज उगने वाला है, ऐसे तो कोई नहीं पूछता ना भविष्य के बारे में। तो ये एक आयरनी यहाँ पर यूज़ हुई है, आप यहाँ पर देख लीजिएगा। चलिए आगे हम लोग कर लेते हैं। तो ये इसका रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट हो गया। अब ये वाला, शी शुड डस्टी दैट। अब इसका आप लोग देख लीजिएगा कौन सा है आपके पास, वो होगा ही अनसॉल्व्ड इंग्लिश का। ये एयू के बच्चों के लिए है और सभी में आता है, मैकबेथ में, मैकबेथ ड्रामा का है।
तो इसमें भी आप रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट उसी तरीके से करेंगे, कौन से एक्ट्स है, कौन से सीन्स है, कौन सी लाइन यूज़ हुई है, ओके। और कॉन्टेक्स्ट क्या इसका एम है, पूरा कंक्लूजन इसमें रहेगा एक तरीके से, समरी क्या कहना चाह रहा है इस पैसेज में राइटर, और एक्सप्लेनेशन इस तरह की लिख दीजिए, और उसमें एक कोटेशन भी दिया हुआ है, इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे लिख लेते हैं। और इसके बाद देखिए ये जो चौथा है ये अभी पूरा नहीं हुआ, एक्सप्लेनेशन, फिर क्रिटिकल नोट लिखिए। देखिए टुमारो, टुमारो एंड टुमारो प्रोड्यूस द इमेज ऑफ द टाइम ऑफ फ्यूचर दैट क्रीप्स इन द स्लोली लाइक द रिदम यूज्ड इन प्ले, ठीक। तो ये एक रिदम यूज़ हुई है ना, टुमारो टुमारो टुमारो, एक साथ लाइन यूज़ हुई है, तो एक रिदम की तरह यूज़ हुआ है, तो ये क्रिटिकल नोट में आप लिख सकते हैं। और इसमें क्या है, टाइम की इमेज दिखाई जा रही है, सॉलिलोक्वी यूज़ हो रहा है, मेटाफोर यूज़ हो रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट ये देख लेते हैं, उसके बाद आप अगर कमेंट करिए तो इस पर हम क्वेश्चन आंसर भी देख लेंगे। जैसे मैंने फेयर इज़ फाउल वाला बताया था, वैसे बहुत से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप अगर कमेंट करेंगे तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूँगी। तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और बहुत ज़्यादा वीडियो शेयर करिए, क्योंकि देखिए बिल्कुल भी सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं, ना ही कमेंट आ रहे हैं, तो वीडियो कोई देख ही नहीं रहा है, इस वजह से मैं नहीं बना रही हूँ। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, तभी वीडियो बनेगी, नहीं तो फिर नहीं बन पाएगी। आप देखिए, अब देख लेते हैं नेक्स्ट। आप लोग निराश नहीं होइएगा, बनाऊंगी मैं वीडियो, अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो प्लीज़ शेयर करिएगा ज़रूर से, और सब्सक्राइब भी करिएगा। देखिए आउट ऑफ ब्रीफ नथिंग, देखिए रेफरेंस इसका सेम है, क्योंकि इसमें भी वही वाला एक्ट यूज़ हुआ है, सीन भी, ठीक। एक्सप्लेनेशन आप देख लीजिए, ऐसे है, मैकबेथ कंपेयर, देखिए आउट आउट ब्रीफ ऑफ नथिंग, ये वाला है ना, तो मैकबेथ कंपेयर लाइफ टू अ ब्रीफ कैंडल, एक कैंडल से अपनी लाइफ को कंपेयर कर रहा है। इसमें भी आयरनी यूज़ हो गई। ही वांट टू द पुट आउट द शॉर्ट लाइफ, फर्दर ही कॉल्स लाइफ बी वॉकिंग शैडो। इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करिएगा, काफ़ी अच्छा लिखा हुआ है इसमें, इजी लैंग्वेज में, कुछ भी कठिन नहीं है इसमें। इसको एक बार पढ़ ही देती हूँ मैं। मैकबेथ कंपेयर लाइफ टू अ ब्रीफ कैंडल, ही वांट टू पुट आउट दिस शॉर्ट लाइफ, फर्दर ही कॉल लाइफ टू बी अ वॉकिंग शैडो एंड actor who enact the character on stage. This line once again inherent Shakespeare's view, all the world's a stage and people are mere actor, especially the actor here is the poor player who start up fret his or upon ये रहा, when the time come for the play to end he case from the stage and he will not be heard again, okay। और यहाँ पे देख लीजिए प्लॉट के बारे में बताया गया है इसमें, कि वो जो थ्रोन लेना चाह रहा था डंकन का, और उसके बाद इन्होंने ले तो लिया है, लेकिन अब इनको पता नहीं किस बात का गिल्ट है, जो अपनी वाइफ को ये देख रहा है कि वो जल रही है कैंडल की तरह, उस पर मतलब कि उसकी हाल सही नहीं है, वो पागल सी हो गई है, और अपने जो उन्होंने गुनाह किए हैं दोनों हस्बैंड वाइफ ने, उसकी गिल्ट में लोग बहे चले जा रहे हैं। तो ये है इसमें, ठीक है। फिर एक क्रिटिकल नोट है, देखिए सॉलिलोक्वी यूज़ हुआ है, इससे हमें क्या सीख मिलती है, एम्बिशंस, ठीक है, ग्रेटनेस एंड मोर एम्बिशंस वाज नॉट गुड फॉर हेल्थ। वीडियो प्लीज़ अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।